हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति। इसमें पढ़ेंगे विशिष्ट अभिक्रिया दर। तो विशिष्ट अभिक्रिया दर समीकरण या दर हम लोग जानते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया की दर अभिकारक के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। माना अभिक्रिया AA प्लस BB और कोई उत्पाद बन रहा है तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया दर बराबर के और यह अभिकारक A की सांद्रता का स्मॉल भाग और इनटू B के घाते स्मॉल। यह द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से है। तो जब कोई भी ये समानुपात चिन्ह लगा दे तो क्या है द्रव्यानुपाती क्रिया। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ मास सेक्शन में द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया की दर अभिकारक के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो मान लेते हैं अभिक्रिया स्मॉल a इसके मोलों की संख्या है, स्मॉल a और स्मॉल b अभिकारक A और अभिकारक B के मोलों की संख्या है। तो अभिक्रिया दर समानुपाती अभिकारक A के मोलर सांद्रण और गुणे अभिकारक B के मोलर सांद्रण। तो अभिक्रिया दर आप जैसा जानते हैं अभिक्रिया दर तो ये समानुपाती घटता है तो स्थिरांक लगता है। तो A के घाते स्मॉल a इंटू B के घाते स्मॉल b, जहाँ K जो है समानुपातिक स्थिरांक है, ठीक है। तो स्थिरांक समानुपातिक स्थिरांक है A और B में स्मॉल a और b अभिकारक A और B के मोलों की संख्या है जो रासायनिक समीकरण संतुलित में है। वास्तव में अभिक्रिया की दर अभिकारकों के किस घात पर निर्भर करता है। यह इसका मान, यह जो स्मॉल a और स्मॉल b जो देख रहे हैं इसका मान प्रयोग के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, ना कि संतुलित समीकरण से। फिर ध्यान सुने, a और b का मान वास्तव में a और अभिकारक के मोलों की संख्या जो यहाँ पर a और b घात के रूप में है, यह रासायनिक समीकरण को देख करके पता नहीं लगाया जा सकता। वास्तव में अभिक्रिया की दर अभिकारकों के किस घात के पर निर्भर करता है, इसका निर्धारण प्रयोग के आधार पर a और b का मान जो है किस पर निर्भर करता है, प्रयोग के आधार पर, है ना। तो मान लेते हैं कि अभिकारक A और B माना अभिकारक A व B के मोलों की संख्या स्मॉल m व स्मॉल n है। मान लेते हैं ये किसके आधार पर निकाला गया है, प्रयोग के आधार
माना प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर अभिकारक A और B के मोलों की संख्या स्मॉल m और स्मॉल n है। ठीक है, तो यह A और B के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अभिक्रिया दर बराबर A के घाते स्मॉल m और इंटू B के घाते स्मॉल m, है ना। तो मान लेते हैं, माना प्रयोग के आधार पर अभिकारक A तथा B के सांद्रता के घात m तथा n A और B की सांद्रता द्वारा घात पर निर्भर करता है। तो दर नियम के अनुसार अभिक्रिया दर A के घाते m और अभिक्रिया दर B के घाते स्मॉल n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखें किस घात पर निर्भर करता है, ये देखना है। यहाँ दर नियम प्रयोग के आधार पर निकाला गया है। दर नियम क्या है? प्रयोग के आधार पर निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर m तथा n का मान A और B के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। m तथा n का मान A तथा B के बराबर हो भी सकता है, और नहीं भी, क्योंकि यह प्रयोग के आधार पर निकाला गया है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ जो है ये जो है यह आपका दर स्थिरांक है, के बराबर दर स्थिरांक के बराबर क्या हो जाएगा? दर स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, या विशिष्ट अभिक्रिया दर। सपोज करिए कि यदि A की सांद्रता और B की सांद्रता बराबर 1 मोल प्रति लीटर है, 1 मोल प्रति लीटर है, तो अभिक्रिया दर बराबर, यहाँ पर देखें इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, K इंटू 1 तो अभिक्रिया दर बराबर क्या हो जाएगा? K। अभिक्रिया दर क्या हो जाएगा? K। तो अभिक्रिया दर यह क्या है? दर स्थिरांक, या यह क्या है? दर स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया तो विशिष्ट अभिक्रिया दर ये क्या परिभाषा हो जाती है? किसी अभिक्रिया की विशिष्ट अभिक्रिया दर दिए गए ताप पर अभिक्रिया के उस दर के बराबर होती है जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई लिया गया। फिर ध्यान सुन लें, विशिष्ट अभिक्रिया की दर की क्या परिभाषा होती है? विशिष्ट अभिक्रिया की दर किसी अभिक्रिया की विशिष्ट अभिक्रिया दर दिए गए ताप पर अभिक्रिया की उस दर के बराबर होती है जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई लिया गया हो, तो अभिक्रिया दर विशिष्ट अभिक्रिया दर के बराबर हो जाती है या दर स्थिरांक के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दर स्थिरांक की विशेषता। दर स्थिरांक की विशेषता यह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है।
है ना। दर स्थिरांक की विशेषता, दर स्थिरांक की विशेषताएं। दर स्थिरांक की विशेषताएं में अभिक्रिया के दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया के दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा, दर स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। दर स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला है दर स्थिरांक की इकाई, दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, कोटि पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया की कोटि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला बिंदु है कि यदि दर स्थिरांक का मान ज्यादा है, अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। दर स्थिरांक का मान अधिक है तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। तो यह दर स्थिरांक की विशेषता। दर स्थिरांक की विशेषता में क्या हो गया, किसी अभिक्रिया के दर स्थिरांक के मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा बिंदु है दर स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा बिंदु है दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर नहीं करता है। यदि दर स्थिरांक का मान अधिक है तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। तो यह है दर स्थिरांक की विशेषताएं हो गई। अब हम लोग जो मुख्य बिंदु जो क्वेश्चन पूछता है, अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में अंतर पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में अंतर। अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में अंतर। स्थिरांक में दर स्थिरांक में अंतर। तो आप जानते हैं कि अभिक्रिया दर अभिकारकों के विलुप्त होने की दर या उत्पादों के उत्पन्न होने की दर के रूप में व्यक्त किया जाता है ना। तो अभिक्रिया दर क्या होता है? अभिक्रिया दर अभिकारकों के विलुप्त होने की दर माइनस dx/dt तथा उत्पाद के उत्पन्न होने की दर dx/dt से व्यक्त किया जाता है। अब
दर स्थिरांक में, दर समीकरण में उपस्थित स्थिरांक होता है। यह जो दर स्थिरांक जो होता है, यह दर समीकरण में, दर समीकरण जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो प्रयोग के आधार पर है, तो दर dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू dt, ये अवकारक की सांद्रता हो जाती है। अगला बिंदु है कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। अभिक्रिया दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, जबकि दर स्थिरांक का मान सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। अभिक्रिया दर की जो इकाई होती है, इसकी जो इकाई होती है, इकाई मोल प्रति लीटर और प्रति सेकेंड होती है। मोल प्रति लीटर और प्रति सेकेंड होती है। दर स्थिरांक की इकाई जो होता है, जो अभिक्रिया की कोटि के अनुसार बदल जाती है। अगला है कि ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। और दर स्थिरांक में, दर स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने के साथ साथ समान रूप से बढ़ता है। अगला है कि साम्यावस्था में अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की दर जो होता है, यह बराबर होता है। साम्यावस्था पर अग्र और पश्च अभिक्रिया के दर स्थिरांक का अनुपात साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है। तो यहाँ पर Kc बराबर KB KF अपॉन KB, यह फॉरवर्ड रिएक्शन है, यह बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक है। तो यह आपका क्या हो गया, अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में अंतर हो गया। अब जो हम लोग मुख्य बिंदु जो पढ़ने जा रहे हैं, वह जो है आपका अभिक्रिया की कोटि। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो किसी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के दर नियम में, किसी अभिक्रिया की कोटि दर नियम में, अभिक्रिया की कोटि दर नियम में अभिकारकों के सांद्रता पर, अभिकारकों के सांद्रता पर दर्शाई गई समस्त घातांकों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। तो क्या होगी परिभाषा, किसी अभिक्रिया की कोटि दर नियम से अभिकारकों के सांद्रता पर दर्शाई गई, अभिकारकों के सांद्रता पर दर्शाई गई समस्त घातांकों के योग के बराबर होता है। यह क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। मान लेते हैं, माना अभिक्रिया A प्लस B अभिकारक है, तो यह उत्पाद। अब देखिए यहाँ पर जो द्रव्यानुपात क्रिया नियम है, द्रव्यानुपात
समानुपाती क्रिया नियम। तो अभिक्रिया दर समानुपाती a के घाते स्मॉल a और b के घाते स्मॉल। तो अभिक्रिया दर बराबर के a के घाते a और b के घाते b। यह द्रव्यानुपात क्रिया नियम से, यहाँ पर दर नियम से अभिक्रिया दर बराबर के a के घाते स्मॉल m और b के घाते स्मॉल n। तो कोटि बराबर m प्लस n। तो m प्लस n जो है दिया है किसी अभिक्रिया की कोटि। यहाँ दर नियम है, यह जो दर m और n का मान जो निकाला गया है यह प्रयोग के आधार पर निकाला जाता है। यह m और n का मान प्रयोग के आधार पर निकाला जाता है। तो द्रव्यानुपातिक दर्शाए गए समस्त घातांकों के दर नियम से है, इसके घात m और n है, इसके जो योग हो जाएंगे वह m प्लस n हो जाएगा। तो यह अभिक्रिया की कोटि कहला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अभिक्रिया की कोटि आप ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से यह कोटि जो है अभिक्रिया की कोटि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी अभिक्रिया है ना, दूसरा तीसरा उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि a प्लस b है और उत्पाद बना है, कोई भी उत्पाद बना, तो चूंकि अधिकारक का लेते हैं तो दर नियम से अभिक्रिया दर बराबर के a के घाते 1 और b के घाते 1। तो कोटि बराबर 1 प्लस 1, तो यह दूसरे कोटि की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे हैं। अब हम लोग ये कुछ उदाहरण हो गए। अब हम लोग अभिक्रिया की कोटि देखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये हम लोग निकालेंगे, है ना। शून्य कोटि n बराबर 0। तो उदाहरण तो पहला है NH3 का विघटन। तो NH3 तो N2 प्लस 3H2, तो यह 2NH3 समीकरण जब संतुलित करते हैं तो Pt की उपस्थिति में गर्म करेंगे। इसको ऐसे लिखना कैसे है वो देखो। तो चूंकि दर नियम से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दर बराबर के NH3, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो कोटि जो हो जाता है, कोटि बराबर 0। यह कैसे आया यह 0? तो यह प्रयोग के आधार पर निकाला गया है। प्रयोग किसके आधार पर निकाला गया है? प्रयोग के आधार पर निकाला गया है। दूसरा उदाहरण है N2O, तो N2 प्लस O2, है ना। N2O तो 4, ये हो गया। तो दर ऐसे लिखना है, दर बराबर के बड़े कोष्टक N2O के घाते 0। तो हम यहाँ कोटि बराबर 0 लिखते हैं। यह चूंकि यह आपको प्रयोग के आधार पर निकाला गया है। अब इसी तरह से प्रथम कोटि का हम लोग उदाहरण लेते हैं।
प्रथम कोटि n बराबर 1 का उदाहरण। ठीक है, तो प्रथम कोटि के उदाहरण में जैसे 2N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन। तो 4NO2 प्लस O2, तो दर बराबर KN2OR, तो इसके घाते 1, तो कोटि बराबर यह 1 हो जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, तभी यह संभव है। और बहुत सारे उदाहरण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, जैसे H2O2 का विघटन, H2O2 का विघटन, तो H2O और O, H2O2 का विघटन, तो H2O2 एरो H2O प्लस O, H2O2। ठीक है, तो दर बराबर K बड़े कोष्टक H2O2 के घाते 1, तो कोटि बराबर 1। अब है कुछ भिन्नांक कोटि, भिन्नांक कोटि का उदाहरण। भिन्नांक कोटि का उदाहरण, तो भिन्नांक कोटि में एसिटल्डिहाइड का विघटन होता है, तो CH4 और CO बनता है, CH4 और CO। CH3CHO एरो CH4 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कोटि दर लिखते हैं, दर बराबर A बड़े कोष्टक में CH3CHO। क्योंकि देखिए यह प्रयोग के आधार पर निकाला जाता है, इसकी कोटि 3/2 हो जाएगा, तो कोटि बराबर 3/2 बराबर 1.5। तो जो अभिक्रिया की कोटि होती है वह पूर्णांक संख्या होता है, शून्य होता है और भिन्नांक होता है। अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक की इकाई, जो बोर्ड में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके।